नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज दोस्तों लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है वो एक टॉपिक केवीएस में है आपका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस या आपके टॉपिक पे जो मिलेगा वो टॉपिक मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस भी है और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस इस तरह है, और स्पर्म है, ओवा है, और उसके बाद एम्ब्रियो है। ये सब संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर चलते हैं तो एक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एमवीएस और डीएसएसबी और हमारे जो एमपी के मित्र हैं उनमें एक कॉमन सा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो आज उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आपके साथ चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको आप पुश कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिए जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर निगाह डालते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम जगह देते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो, फंसाने वाले हो। नंबर फर्स्ट पर कहता है द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है जो स्पर्म की जो टेल होती है वो प्रायः किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। इसका कहना यह है कि जो स्पर्म होता है उसकी टेल किसकी बनी होती है। तो अगर हम स्पर्म की टेल की बात करेंगे तो स्पर्म की जो टेल होती है वो लंबी होती है और प्राय इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे, सेंट्रियोल। एक्चुअली में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। माइक्रोट्यूब्यूल भी आंसर कहीं कहीं बुक एनसीईआरटी में आपको माइक्रोट्यूब्यूल भी दिया है, मगर आयोग ने जो टीजीटी पीजीटी जो टीजीटी 2016 है तो उसने केवल सेंट्रियोल को ही सही माना। किसी किसी बुक में सेंट्रियोल भी दिया है, ध्यान रखिएगा। किसी किसी बुक में प्राय सेंट्रियोल भी दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आयोग ने जो माना था वो सेंट्रियोल माना था और हम लोग भी सेंट्रियोल को ही सही मानेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, जॉब लेना है, तो वही हम लोग सही मान के चलेंगे जो एग्जाम में आयोग ने माना हो। तो आयोग ने भी सेंट्रियोल माना और हम लोग भी सेंट्रियोल मानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ये अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ, सबकी ज्वाइनिंग भी हो गई, लगभग 8-8 9 9 माह से वेतन भी सबको मिल रहा है। अगर हम चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है तो अगर हम स्पर्म का चित्र बनाएं तो कुछ स्पर्म का ये इस तरीके से चित्र बनता है। ये फिर ये थोड़ा सा भाग लंबा होता है और फिर ये इसकी टेल होती है। तो ये भाग इसकी टेल होती है और ये भाग इसका मिडिल पार्ट होता है, जिसको हम मिडिल पीस के नाम से जानते हैं। मिडिल पीस के नाम से जानते हैं, मिडिल पीस के नाम से जानते हैं। और ये वाला भाग जो होता है वो वाला भाग हेड होता है, हेड होता है। और ये जो इसका ग्रीवा होती है ये यहाँ इसकी नेक होती है, नेक होती है। ये वाली संरचना हमें प्राय देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके हेड की, हेड से क्वेश्चन बनता है तो इसका जो हेड होता है वो प्राय हैप्लॉइड होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। दूसरा, चूंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो अग्रभाग होता है, हेड का जो अग्रभाग होता है और वो अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है, जिसमें गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी होती है। ध्यान रखिए, टोपी नुमा संरचना होती है जिसमें गोल्जी बॉडी होती है, जिसमें इंजाइम, एक्रोसोम में क्या निकलता है? इंजाइम। कौन? हाइलुरिडेज एंजाइम पाया जाता है जो निषेचन के समय। कौन सा एंजाइम? अगर पूछ दे कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। हाइलुरिडेज जो एंजाइम होता है ये एंजाइम प्राय जो ओवा की वाल होती है उसको गलाने का कार्य करता है। इस वाल को गला देता है क्रोमोसोम, जिससे इसका अग्रभाग आगे पहुंच जाता है। इस भाग में प्राय न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, जो बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसका जो नेक वाला भाग होता है, नेक, ये गर्दन वाला, ये थोड़ा सा नेक वाले भाग की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा स्मॉल होता है, छोटा वाला छोटा होता है। इसमें दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, सेंट्रियोल दो पाए जाते हैं। कौन कौन सेंट्रियोल पाए जाते हैं? एक प्रॉक्सिमल
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल में पाया जाता है। डिस्टल सेंट्रियोल यानी एक समीपस्थ, एक दूरस्थ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और शुक्राणु का जो एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है, ग्रीवा में होता है। दूरस्थ जो सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। और कौन सा एक्सियल फिलामेंट? ये वाला, ये टेल वाला। तो यही वाला दूरस्थ सेंट्रियोल से ही ये वाला सेंट्रियोल सही किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। मिडिल पीस में क्या होता है? तो मिडिल पीस में प्राय माइटोकॉन्ड्रिया की सीट होती है। ये यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हमने सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनट्स इज नोन एज, अभी टीजीटी बिल्कुल रिसेंट में 7/8/2021 को, जिनको लगभग 1 वर्ष हो चुका है ज्वाइनिंग को, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनट्स इज नोन एज, तो गोनट्स बनने की क्रिया को या जनदों में जो गैमीट्स बनने की क्रिया, जो जनद होते हैं उनसे जो गैमीट्स बनते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो प्राय उनको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो प्राय गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं ये जो गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार की होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी होती है ओजिनेसिस। ध्यान रखिएगा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनते हैं और ओजिनेसिस से ओवा बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस के दो भाग हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजिनेसिस। ये समझ में आ गया होगा हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस से बनते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है, जर्मिनल एपिथेलियम में जब मियोसिस होता है तब उसके बाद इनका गैमीट्स का निर्माण होता है। नर और मादा गैमीट्स अलग अलग बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस। कहता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, क्या होते हैं? जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ट्रांसफॉर्म द स्पर्मेटोजोआ में बदलते हैं। उस प्रोसेस को प्राय किसके नाम से जानते हैं? उस प्रोसेस को, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किसके जानते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ध्यान है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इसको थोड़ा स्टार लगाएं, समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज, जो करेक्ट सीक्वेंस है, मतलब एक क्रम है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस में एक क्रम होता है जिसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसका क्रम क्या है? तो पहले तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी अगर एग होगा तो उसका पहले सबसे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? तो जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट में क्या होगा? तो क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद मारुला अवस्था बनती है। क्या बनती है? मारुला के बाद ब्लास्टुला अवस्था बनती है। ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला, उसके बाद नॉरुला बनती है, अगर वो होगा यहाँ नॉरुला के बाद जनरली एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, पूर्ण एम्ब्रियो हो जाता है। ये अवस्था बनती है। तो पहले फर्टिलाइजेशन देखें, एक तो ये फर्टिलाइजेशन है, एक तो ये, दो। फिर जायगोट बना, बिल्कुल सही, जायगोट बना। फिर क्लीवेज हुआ, क्लीवेज इसमें दिया है, इसमें क्लीवेज दिया, इसमें क्लीवेज नहीं दिया। क्लीवेज के बाद फिर क्या बना? मारुला बना, और यहाँ ब्लास्टुला डायरेक्ट है और क्लीवेज बाद में, तो ये तो गलत करो। फिर क्लीवेज के बाद मारुला बना, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लास्टुला बना, ठीक है। फिर उसके बाद गैस्टुला बना, इतना ही दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें क्रम कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी क्रम बिल्कुल सही है। पहले निषेचन होगा, मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, जायगोट बनेगा। और जायगोट हरदम कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होगा। फिर इसमें क्लीवेज होगा,
फिर गेंदनुमा संरचना, ठोस गेंदनुमा संरचना बनेगी तो मारुला कहते हैं। फिर खोखली गेंदनुमा संरचना बनेगी, ब्लास्टुला कहते हैं। फिर ये इन्वेजिनेशन के द्वारा मुड़ जाएगी, गैस्ट्रुला कहते हैं। फिर नॉरुला। ये क्रम से देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, और पूछा गया एग्जाम में। स्पर्म कैपिसिएशन अकर्स इन, जो स्पर्म कैपिसिएशन अकर इन कहाँ देखने को मिलता है, तो इसके लिए हमने डाटा रखा था, जिससे नया क्वेश्चन है, गड़बड़ ना हो। मैमेलियन स्पर्म मस्ट अंडरगो द सीरीज ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। कहता है जब स्पर्म बनता है तो उसमें कई सारे बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होते हैं, परिवर्तन होते हैं। उसकी संरचना में परिवर्तन होती है, उसके कार्य में परिवर्तन होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, इसी को प्राय या कलेक्टिवली कॉल्ड द कैपिसिएशन, इसी को कैपिसिएशन के नाम से जानते हैं। यानी जो स्पर्म में जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, यानी रासायनिक चेंजेस होते हैं, और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, इस प्रोसेस को कैपिसिएशन कहते हैं। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और किसमें होता है ये प्राय चेंजेस, कहाँ होता है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो स्पर्म कैपिसिएशन आकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको फ्यूचर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वैसे उत्तराखंड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, मगर आपको यूपी में और केवीएस में कभी भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नया और बेहतरीन क्वेश्चन है। स्पर्म कैपिसिएशन अकरिंग, तो स्पर्म जो कैपिसिएशन है वो प्राय कहाँ पाया जाता है, तो वो प्राय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। दूसरा, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, और तो आप, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, हमारा ऐप है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसमें साइन अप आएगा, साइन अप करेंगे, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे आप डालेंगे तो लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 मेंबरशिप दिखाएगा। अभी नया बैच केवीएस और केवीएस एंड जीआईसी प्री का ज्वाइंट बैच स्टार्ट हुआ है रिसेंट में, केवीएस, और चूंकि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो इसलिए केवीएस और जीआईसी का ज्वाइंट बैच है, जिसकी मेंबरशिप केवल 1099 है। आज ही जुड़े, मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा अगर आप हमारे साथ तन मन से मेहनत करते हैं। इसके साथ आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिल रही हैं, इसके अलावा आपको नोट्स अवेलेबल है, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जाता है। इसके अलावा आपको रात्रि में जो डिस्कशन का ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे तैयारी आप लगातार हमारे साथ पढ़ते रहें, और क्यूज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। आज ही जुड़े, अभी जुड़े, बिना देरी के जुड़े। और यदि आप टीजीटी और पीजीटी और प्लस ईएलटी का कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं, ये कॉम्बो बैच केवल 1199 का है, और इसको भी आप ले लें। इसमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट, क्लासेस सारी अवेलेबल है। यदि केवल आप टीजीटी और पीजीटी का कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं, दोनों का ज्वाइंट, तो वो 999 का है। आज ही जुड़े। इसके अलावा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के बहुत सारे मित्र सेलेक्ट हुए हैं। पीजीटी में लगभग 35 लोग इंटरव्यू को गए थे, जिसमें लगभग 10 से 15 मित्र सिलेक्ट हुए थे। उसके अलावा टीजीटी की अगर बात करें 2016 में, तो 35 लोग सिलेक्ट हुए। टीजीटी अगर 21 की बात करें तो लगभग 70 लोग सिलेक्ट हैं। जीआईसी की बात करें तो 15 तो लोग फाइनली सिलेक्ट हैं, और उसके अलावा लगभग 150 मित्र ऐसे थे जिनको प्री क्वालिफाई हुआ था। आश्रम पद्धति में क्वालिफाइड है, असिस्टेंट, ढेर सारे मित्र हैं। तो आप भी लगे रहिए हमारे साथ, और आपको एक जॉब की तलाश है तो आप हमारे साथ जुड़िए, वो जॉब की तलाश आपकी पूरी होगी। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिल्कुल नया क्वेश्चन है। द फोर्स या पावर ऑफ प्रोपल्सन ऑफ स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय, जो फोर्स होता है स्पर्म में, वो कहाँ से मिलता है, तो वो डाइनिन होता है। कौन, डाइनिन। ऑप्शन ए सही होगा। और न्यू क्वेश्चन है, इसको रट के रखिएगा, ये केवीएस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिलेक्ट करेक्ट पेयर, आपको करेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है, आपको पेयर देखना है कि कौन सा पेयर सबसे बेहतरीन है और कौन सा पेयर यहाँ सही होगा, उस पेयर को हमें प्राय देखना है। तो पहला है सार्टोली सेल, और सार्टोली सेल कहता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये गलत है। सार्टोली सेल प्राय न्यूट्रिशन देती हैं, क्या देती हैं? न्यूट्रिशन देती हैं या पोषण देती हैं। और किसको पोषण देती हैं? स्पर्म को। तो सार्टोली सेल का काम होता है स्पर्म को पोषण देना। टेस्टोस्टेरोन किससे निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लीडिंग या लीडिंग सेल पाई जाती है, सॉरी, लीडिक्स सेल पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, लीडिक बोलते हैं ऐसे, लीडिक सेल पाई जाती हैं, लीडिक सेल पाई जाती हैं जो जिससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन लीडिक सेल से निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? तो ये ग्लैंड प्राय मोबिलिटी देती है स्पर्म को, मतलब और लिक्विड देती है जिससे स्पर्म क्या करें? मूवमेंट कर पाए, तो ये प्राय वो देती है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजिस सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स होता है वो निकलता है। ये संगर्भता को बनाए रखता है। और देखना, जब किसी को प्रेगनेंसी आती है और डॉक्टर को दिखाने जाता है तो उसमें वो प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल जरूर लिखती है या टेबलेट जरूर लिखती है, क्योंकि संगर्भता बनी रहे, बच्चा मिस कैरेज ना हो, इसलिए ये प्राय दिया जाता है। क्या? प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्राय कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो ऑप्शन जो सही है वो कह रहा है करेक्ट पेयर, तो सी नंबर है, जो कार्पस ल्यूटियम है उससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन निकलता है कार्पस ल्यूटियम से। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? सी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म एट विच स्टेज ऑफ oogenesis? कहता है जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो जब oogenesis आप देखते हैं, क्या देखते हैं? oogenesis देखते हैं। तो oogenesis में प्राय जब डिवीजन होता है, म्यूसिस होता है, फर्स्ट म्यूसिस होता है, तो देखना वहां पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है? उसके बाद पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो आठ आठ नंबर पे ऑप्शन क्या सही करेंगे? फर्स्ट म्यूसिस के बाद पोलर बॉडी का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक मान लेते हैं जो प्राइमरी सेल है और उसमें विभिन्न प्रकार के विभाजन हुए, तो उसके बाद उसमें कितने, ध्यान रखिएगा, उसमें कितनी ओवम बनेंगे, कितने ओवम बनेंगे, यही सेम क्वेश्चन पूछ देता है, कितने प्राय ओवम हमें देखने को मिलेंगे। तो मतलब प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल होती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीमोर्डियल, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है, जर्म सेल, उसमें डिवीजन के बाद कितने ओवम बनेंगे? एक से। तो एक ही बनेगा। क्या बनेगा? एक ही बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो कि कब बनता है? फर्स्ट म्यूसिस के बाद। ऊगोनियम, जो ऊगोनियम होती है वो कैसी होती है? तो देखिए, ऊगोनियम जो होती है वो तो हरदम डिप्लॉयड होती है, मगर जो ऊगोनियम में ओवा होता है वो हरदम हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉयड। ऊगोनियम कैसी होती है? तो डिप्लॉयड होती है, अर्थात द्विगुणित होती है। क्योंकि ऊगोनियम की अगर बात करेंगे तो ऊगोनियम के अंदर ओवम होता है। मान लो ये ऊगोनियम है, गोनियम है, और ये हमारा क्या है? ओवा। तो ओगोनियम कैसी होगी? 2n। ओवा कैसा होगा? n होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 10 नंबर पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? एक लिक्विड का श्रावण करती है, एक तरल पदार्थ का श्रावण करती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? तो वन पेयर होती है। कितनी होती है? हो सकता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो प्राय एक जोड़ी होती है। और इससे क्या होता है? ये मतलब एसिडिक,
एसिडिक लिक्विड का श्रावण करती है या तरल का स्राव करती है? एसिडिक तरल स्राव करती है। इसमें प्रायः फास्फेटेज, सीट्रेट आदि पाया जाता है। फास्फेटेज और क्या पाया जाता है? सीट्रेट, फास्फेटेज, सीट्रेट, और इसके अलावा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी इसमें प्रायः पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये क्या करता है कि जो वीर्य होता है, सीमेन होता है, उसको प्रायः जमने से रोकता है। यानी जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, उसको जमने से रोकता है कि वो क्लॉट ना कर जाए। तो इसको प्रायः जमने से भी रोकता है और स्पर्म की मोबिलिटी बनाए रखता है। तो टू प्रोड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोबिलिटी भी बनाए रखता है, जिससे स्पर्म मूव करते रहे। अगर ये स्रावित नहीं होगा तो क्लॉट हो जाएगा, थक्के की तरह निकलेगा और स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो नहीं होगी। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही उम्र 45 से 50 वर्ष होती है, वैसे कभी कभी कुछ लोगों में देखने को मिला है कि जो प्रोस्टेट होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ जाने से क्या होता है, मूत्र मार्ग, जो मूत्र का रास्ता होता है, मूत्र मार्ग, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके बाद सर्जरी के द्वारा फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड को हटा देते हैं। तो इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। सार्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सार्टोली सेल प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो सार्टोली सेल जो होती हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। क्या देती हैं? न्यूट्रिशन या पोषण देने का कार्य करती हैं। किसको पोषण देती हैं? तो प्रायः किसको पोषण देती हैं? तो प्रायः स्पर्म को पोषण देने का कार्य करती हैं। ये सार्टोली सेल पाई कहाँ जाती हैं? तो ये टेस्टीज में पाई जाती हैं। कौन सी? लीडिंग सेल और ये सार्टोली सेल, ये प्रायः सब किस में पाई जाती हैं? तो टेस्टीज में देखने को मिलती हैं सार्टोली सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फर्टिलाइजिंग इज, तो फर्टिलाइजिंग क्या होता है? फर्टिलाइजिंग तो दो प्रकार का होता है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। देखिएगा, जो फर्टिलाइजिंग जो होता है और एक होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग दो चीजें होती हैं। जो फर्टिलाइजिंग होता है ये प्रायः ओवम पर पाया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है वो स्पर्म पर पाया जाता है। ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के कारण स्पर्म ओवा की ओर अट्रैक्ट होता है या आकर्षित होता है। भाई आकर्षण के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब स्पर्म जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो कहीं ना कहीं कोई लालच तो हो जो मूव करे और वहां जाए। आप जैसे भूखे होंगे तो लालच है, खाना की भूख मिटेगी तो आप जाएंगे। तो ये कुछ प्रकार के रासायनिक चेंजमेंट होते हैं। देखिए, रासायनिक चेंजमेंट होते हैं जिससे रासायनिक चीजें पाई जाती हैं, जिससे आकर्षण होता है, और बहुत सारे मॉडिफिकेशन बॉडी में होते हैं, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन रसायनों की वजह से। तो उसी तरह ये एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म पर पाया जाता है। स्पर्म पर एंटी फर्टिलाइजिंग लाइजिन पाया जाता है, जिसके कारण ये ओवा की ओर आकर्षित। तो ओवा पर क्या पाया जाता है? तो ओवा पर फर्टिलाइजिन पाया जाता है। फर्टिलाइजिन पाया जाता है। ए फैट विच फाउंड इन द सरफेस ऑफ स्पर्म, तो फर्टिलाइजिन तो स्पर्म में नहीं पाया जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन इज फाउंड इन स्पर्म, बिल्कुल नहीं। द ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फाउंड इन सरफेस ऑफ ओवम, किस पर पाया जाता है? तो प्रायः सरफेस ऑफ ओवम पर पाया जाता है। तो 13 पे ऑप्शन करेंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि ओवम के सरफेस पर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी है। एक और पूछ सकता है किसका बना होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किस पर पाया जाता है? तो ओवम पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग ओजिनेसिस इज, जो पोलर बॉडी होती है फॉर्म ड्यूरिंग ओजिनेसिस इज, ओजिनेसिस के बाद बनती है। तो क्या होता है, कैसी होती है? हाइप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड? तो देखिए, ये बनती है मियोसिस फर्स्ट के बाद। तो मियोसिस जैसे ही फर्स्ट हो जाता है, और मियोसिस जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या मियोसिस फर्स्ट के बाद जो गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है वो हाइप्लॉइड हो जाती है। तो इसका मतलब कैसी होगी? ये हैप्लॉइड होगी। तो 14 नंबर का हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोसिलोम इज द कंडीशन व्हेन, स्यूडोसिलोम कब बोलते हैं, किस कंडीशन में? देयर
इज नो सीलोमिक कैविटी, तो ऐसा तो है नहीं। सीलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म। अगर मेसोडर्म से सीलोम की कैविटी मेसोडर्म से लाइंड होगी तो वो ट्रू सीलोम होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मेसोडर्म किसी मान लेते हैं ये कैविटी है सीलोम की, इसमें ऊपर मेसोडर्म है, तो ये ट्रू सीलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रू सीलोम। अब यहां उसने कहा है कि स्यूडो सीलोम, और जहां स्यूडो शब्द लगा हो तो मतलब समझ लीजिएगा असत्य की बात कर रहा है, यानी फॉल्स। सीलोम क्या हो? झूठ मूठ का सीलोम हो। तो सीलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बिल्कुल ऐसी सीलोम की कैविटी जिसमें मेसोडर्म की लाइन नहीं पाई जाती है, ऐसी सारी कैविटी प्राय स्यूडो सीलोम के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्यूडो सीलोम के नाम से प्राय जानते हैं। ट्यूनिका डॉर्टस इज लोकेटेड इन द। ट्यूनिका जो डॉर्टस होता है, तो हम आपको बता दें कि जो टेस्टिस के ऊपर प्रोटेक्टिव कोट्स होता है, अ, उसको ट्यूनिका कहते हैं। जो टेस्टीज होता है, क्या होता है? ये मान लेते हैं टेस्टीज है, तो टेस्टीज के ऊपर जो आवरण होता है, मतलब इसके ऊपर जो लेयरिंग होती है, उसको हम ट्यूनिका बोलते हैं। ट्यूनिका। इनमें 3 प्रकार का आवरण होता है। जो सबसे बाहर होता है उसको ट्यूनिका, इधर लिख लें, जो सबसे बाहर होता है उसे ट्यूनिका वेजिनैलिस के नाम से आते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस शब्द है, ये कंफ्यूज कर देता है कि ऐसे तो नहीं वेजाइना में पाया जा रहा, नहीं। ट्यूनिका वेजिनैलिस नाम है, मगर पाया जाता है टेस्टिस के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, ट्यूनिका वेजिनैलिस से अगर याद नहीं है तो आप तुरंत कर देंगे ट्यूनिका वेजिनैलिस, तो वेजाइना से संबंधित तो नहीं है। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, और आप हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आप गड़बड़ भी कर जाए। नहीं, तो ये सबसे आउटर लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है। जो सेकेंड लेयर होती है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। तो दूसरी जो लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो तीसरी लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका वेसिकुलोसा के नाम से जानते हैं। तो 3 परतें होती हैं, ध्यान रखिएगा। जो टेस्टीज होता है उसके ऊपर 3 आवरण होते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया, ये मध्य वाला हो गया ये, और थर्ड वाला हो गया ये, हमने तीनों बता दिए हैं। तो ट्यूनिका डॉर्टस पूछ रहा है, ट्यूनिका डॉर्टस इज लोकेटेड इन द। जो ट्यूनिका डॉर्टस है वो किस पर लोकेटेड रहता है? तो ट्यूनिका डार्टस किस पर पाया जाता है? तो ट्यूनिका डार्टस किस पे पाया जाता है? तो टेस्टिस की लेयर तो हमने बता दी ट्यूनिका से शुरू होती है, मगर जब डार्टस की बात करते हैं तो जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम को और किसके नाम से जानते हैं? तो प्राय इस स्क्रोटम को स्क्रोटल सैक के नाम से जानते हैं, स्क्रोटल सैक के नाम से जानते हैं। जो टेस्टिस होता है ये इस तरह से, तो इनके ऊपर जो ये आवरण जो होता है उसको स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, किसके नाम जानते हैं? स्क्रोटम। थैलीनुमा जो कोष होता है त्वचा का, उसे हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी में प्राय क्या पाया जाता है? ट्यूनिका डॉर्टस पाया जाता है। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर स्टार्टेड बाय। ध्यान रखिएगा, जो बेसिक प्रिंसिपल थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, वर स्टार्टेड बाय किसके द्वारा? तो वॉन वियर थे। इन्हीं को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको? वॉन वियर को। किसके नाम जानते हैं? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर स्टार्टेड बाय द वॉन वियर। ऑप्शन लगाएंगे। डार्विन ने क्या दिया था? तो डार्विन के आप सही पेंजिनेसिस दिया था। डार्विन ने जो आपका स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट दिया था, ये किसने दिया था? डार्विन ने। वीजमान ने क्या दिया था? तो म्यूटेशन से संबंधित इन्होंने, वीजमान ने अपना काम किया था, चूहों पर भी काम किया था वीजमान ने। तो ये आपको मतलब होगा, हैकेल ने रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी। अब आता है ब्लास्टोडिस्क। जो ब्लास्टोडिस्क इज
कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जो ब्लास्टोडिस्क होती है, ब्लास्टुला में जो डिस्क पाई जाती है ब्लास्टोडिस्क, वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय किससे बनी होती है? तो ये प्राय एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट से बनी होती है। एबीएलटी 2018 में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्टिलाइजिंग इज केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये जो फर्टिलाइजिंग होता है तो हमने बताया था ये ओवा पे पाया जाता है, तो कहता है केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किस पर पाया जाता है? मैच्योर एग, एक्रोसोम, पोलर बॉडीज, मिडल पीस ऑफ द स्पर्म, तो मैच्योर एग पर पाया जाएगा। किस पर पाया जाएगा? मैच्योर एग पे। ये बिहार पीजीटी 2019 में जो एग्जाम हुआ था वो वहां पूछा गया है कि फर्टिलाइजिंग इज द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैच्योर एग, किस पर पाया जाता है? मैच्योर एग पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्म ड्यूरिंग, गैमेटोजेनेसिस कब होता है? तो कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस के प्रकार हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस में गैमेटोजेनेसिस समझ इज फॉर्म इन एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल सीथ इज स्पर्म इज प्रेजेंट इन, माइटोकॉन्ड्रियल जो सीथ होती है स्पर्म की वो कहाँ पाई जाती है? तो हमने ये चित्र बनाया था, हेड और ये यहाँ नेक थी और ये इस तरह बनाया था। तो ये हमने तो बता दिया था कि ये हेड है और ये वाला भाग नेक है और ये वाला भाग मिडिल पीस है, मिडिल पीस है। और हमने कहा था यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ देखने को मिली? मिडिल पीस में, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। मिडिल पीस में। हेड में क्या देखने को मिलता है? तो प्राय न्यूक्लियस देखने को मिलता है और एक्रोसोम देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिटोनियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, जो पेरिटोनियम होता है वो किससे बनता है? उसका ये कहना है कि जो पेरिटोनियम होता है वो प्राय किससे बनता है? तो पेरिटोनियम प्राय मीजोडर्म से बनता है। किससे बनता है? मीजोडर्म से पेरिटोनियम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, पोलर बॉडी किसमें बनती है? तो ध्यान रखिएगा पोलर बॉडी oogenesis में बनती है। oogenesis, क्योंकि oogenesis प्रोसेस क्या है? ओवा के निर्माण की क्रिया को हम oogenesis कहते हैं और जब ओवा का निर्माण होगा तभी पोलर बॉडी बनेगी, तो ऑप्शन ए करेंगे oogenesis में। किसको करेंगे? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मजेनेसिस बोलते हैं। रीजनरेशन को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन को कहते हैं। तो ऑप्शन ए को बिल्कुल सही करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।